अच्छी आदतों को विकसित करने और बुरी आदतों को छोड़ने के आसान और अचूक उपाय। किताब का नाम है एटॉमिक हैबिट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप बुक को खरीद सकते हैं। क्यों छोटी आदतें बड़ा बदलाव करती हैं। छोटा सुधार लंबे समय में असाधारण अंतर दिखा सकता है। इसका गणित इस प्रकार से काम करता है। यदि आप प्रतिदिन 1% भी पहले से बेहतर होते हैं तो पूरे एक वर्ष में 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। इसके विपरीत यदि आप एक वर्ष तक हर दिन 1% बदतर होते हैं तो आप शून्य के करीब हो जाएंगे। भले ही छोटी जीत से शुरुआत हो या छोटी हार से, यह एकत्र होकर कई गुना हो जाती है। आदतें आत्म सुधार का चक्रवृद्धि ब्याज होती हैं। जिस प्रकार से धन चक्रवृद्धि ब्याज में कई गुना बढ़ता है, उसी प्रकार से आपकी आदतों का प्रभाव बार बार करने पर बढ़ता जाता है। भले ही वे किसी दिन मामूली बदलाव के रूप में दिखती हों, लेकिन कई महीनों और वर्षों में इनका प्रभाव जबरदस्त हो सकता है। जब आप 2, 5 या कदाचित 10 वर्ष बाद पीछे की ओर देखते हैं तो आपको स्पष्ट दिखता है कि अच्छी आदतों के मूल्य क्या हैं और बुरी आदतों के लिए क्या कीमत चुकानी होती है। जीवन में प्रतिदिन इस अवधारणा को महसूस करना कठिन होता है। हम अक्सर छोटे बदलावों को इसलिए नकार देते हैं क्योंकि वे उस पल इतने उल्लेखनीय नहीं दिखाई देते। यदि आप आज थोड़ा भी पैसा बचाते हैं तो आप करोड़पति नहीं हो जाते हैं। यदि लगातार 3 दिन जिम जाएंगे तो भी आप बेडौल ही रहेंगे। यदि आप हर रात 1 घंटा मेडोरिन पढ़ते हैं तो आप भाषा नहीं सीख पाते हैं। हम कुछ बदलाव करते हैं लेकिन नतीजे तेजी से नहीं दिखते और फिर हम पुराने ढर्रे पर लौट आते हैं। दुर्भाग्य से बदलाव की धीमी गति भी हमें बुरी आदतों की ओर ले जाती है। यदि आज आपने सेहत को लाभ नहीं पहुंचाने वाला भोजन खाया है तो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आप देर रात तक काम करते हैं और अपने परिवार की उपेक्षा करते हैं तो वे आपको माफ़ कर देंगे। यदि आप एक दिन अपना प्रोजेक्ट टालते हैं तो उसे पूरा करने के लिए बाद में 1 दिन अधिक लगेगा। एक फैसले को आसानी से खारिज किया जा सकता है, लेकिन जब आप खराब फैसलों से 1% गलती हर दिन करते हैं और छोटी गलतियां दोहराते चले जाते हैं, साथ ही छोटे छोटे बहानों को सही ठहराते हैं, तो हमारा यही चयन अंत में बढ़कर खराब नतीजा दे सकता है। यह कई गलतियों का संचय होता है। अपनी आदतों में बदलाव से जो प्रभाव होता है वह किसी विमान को अपने मार्ग से कुछ ही डिग्री बदलने के समान होता है। यदि पायलट लॉस एंजलिस अंतर्राष्ट्रीय विमानतल से चलते हुए ही 3.5 डिग्री दक्षिण की ओर मुड़ जाता है तो न्यूयॉर्क की बजाय आप वाशिंगटन डीसी में उतरेंगे। उड़ान भरते समय इतने मामूली बदलाव की ओर शायद ध्यान नहीं जाता होता। भले ही विमान का अगला भाग कुछ फीट ही मुड़ा हो, लेकिन यह अंततः अमेरिका में ही आपको सैकड़ों मील दूर उतारेगा। इसी प्रकार से दैनिक जीवन की आदतों में मामूली बदलाव आपके जीवन को किसी और दिशा में ले जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी कितने सफल या असफल हैं, लेकिन फर्क इससे पड़ता है कि आपकी आदतें आपको सफलता के मार्ग पर ले जा रही हैं या नहीं। आपको वर्तमान नतीजों की बजाय अपने वर्तमान मार्ग पर अधिक ध्यान देना चाहिए। यदि आप करोड़पति हैं और आप हर महीने जो कमा रहे हैं उससे अधिक खर्च करते हैं तो आपका रास्ता ठीक नहीं है। यदि आपके खर्च करने की आदतें बदलती नहीं हैं तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। इसके विपरीत आप हर महीने कुछ न कुछ बचा रहे हैं तो आप वित्तीय रूप से स्वतंत्रता के मार्ग पर आगे बढ़ रहे होते हैं। भले ही आप जितना चाहते हैं उससे धीमी गति से चल रहे हों। आपके परिणाम आपकी आदतों का ही संकलन होते हैं। आपकी वित्तीय आदतों का परिणाम आपकी नेटवर्थ है। खाने की आदतें ही आपके वजन का निर्धारण करती हैं। आपके सीखने की आदतों का परिणाम ही आपका ज्ञान है। सफलता और असफलता के अंतर को समय बहुत बढ़ा देता है। आप जीवन को जो भी दे रहे हैं वह कई गुना होकर सामने आएगा। अच्छी आदतें समय को आपका दोस्त बना देंगी, खराब आदतें समय को आपका शत्रु बना देंगी। आदतें दुधारी तलवार हैं। बुरी आदतें आसानी से आपको खत्म कर सकती हैं, जिस तरह से अच्छी आदतें आपको बेहतर बना सकती हैं। इसीलिए इसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है। आपका जानना आवश्यक है कि किस प्रकार से आदतें काम करती हैं और अपनी पसंद के अनुसार कैसे इन्हें बनाया जाए, ताकि आप इस दोधारी तलवार की एक धार से बच सकें। प्रगति वास्तव में होती कैसी है? सोचिए कि आपके सामने टेबल पर बर्फ का क्यूब रखा है। कमरे में इतनी ठंडक है कि आप अपनी सांस को देख सकते हैं। यह तापमान 25 डिग्री है। कमरा धीरे धीरे गर्म होने लगता है। 26 डिग्री, 27 डिग्री, 28 डिग्री। आपके सामने रखी टेबल पर बर्फ का क्यूब अभी भी है। 29 डिग्री, 30 डिग्री, 31 डिग्री। अब तक कुछ नहीं हुआ।
फिर 32 डिग्री, बर्फ पिघलने लगती है। इससे पहले एक एक डिग्री बढ़ने से इतना अंतर नहीं पड़ा था, लेकिन इस 1 डिग्री ने बड़ा परिवर्तन कर दिया। सफलता के पल अक्सर पूर्व के कामों के परिणाम ही होते हैं, जो बड़े बदलाव के लिए संभावनाएं तैयार करते हैं। यह स्थिति हर जगह देखने को मिल जाएगी। कैंसर अपने जीवन का 80% भाग बिना पता चले ही बताता है, लेकिन फिर कुछ ही माह में शरीर को खत्म कर देता है। बांस पहले 5 वर्षों में बढ़ा हुआ नहीं दिखता है, क्योंकि वह जमीन के भीतर जड़ें जमाता रहता है और अगले 6 हफ्तों में 90 फीट तक बढ़ जाता है। आप सोचते हैं मैं कई महीने तक हर दिन दौड़ा तो मैंने अपने शरीर में बदलाव क्यों नहीं देखा। जब इस तरह के विचार हावी होते हैं तो अच्छी आदतों को दरकिनार करने का बहाना मिल जाता है, लेकिन अर्थपूर्ण बदलाव के लिए आदतों को लंबे समय तक बनाए रखना होता है, ताकि आप इस पठार को पार कर सकें। इसे मैं अंतर्निहित संभावनाओं का पठार कहता हूँ। यदि आप देखते हैं कि आप अच्छी आदतों को बनाने और बुरी आदतों को खत्म करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप सुधरने की क्षमता खो चुके हैं। अक्सर यह इस कारण से होता है कि आप अब तक अंतर्निहित संभावनाओं का पठार पार नहीं कर पाए हैं। कड़े परिश्रम के बाद भी सफलता हासिल नहीं करने की शिकायत करना, कमरे को 25 से 31 डिग्री तक गर्म करने के बाद भी बर्फ का क्यूब नहीं पिघलने की शिकायत करने जैसा ही है। आपका किया हुआ कर्म नष्ट या व्यर्थ नहीं गया है, बल्कि वह जमा होता है। जो भी घटता है वह 32 डिग्री पर होता है। जब आप अंततः अंतर्निहित संभावनाओं के पठार को पार कर लेते हैं तो लोग इसे रातों रात अर्जित की गई सफलता कहते हैं। बाहर की दुनिया केवल वह नाटकीय घटना देखती है जब आप सफलता प्राप्त करते हैं, वह प्रक्रिया नहीं देखती जिनसे आप निकले हैं। लेकिन आप जानते हैं कि आपका वह काम ही है जो आप लंबे समय से कर रहे थे, जिसके कारण आज आप उछाल ले सके हैं, जबकि कभी ऐसा लगता था कि आप किसी तरह की प्रगति नहीं कर रहे हैं। जो चट्टान पर हथौड़ा चलाते हैं, करीब सैकड़ों बार वे चलाते होंगे तो भी उसमें दरार नहीं आती है। 100 के बाद पहले ही हथौड़े में या 2 टुकड़ों में बढ़ जाती है। और मैं जानता हूँ कि यह अंतिम हथौड़ा नहीं होता है जिसने इसे तोड़ा, बल्कि पहले भी जो चले हैं उनका भी असर होता है। सभी बड़ी चीज़ें छोटी शुरुआतों से प्राप्त हो पाती हैं। हर आदत का बीज अकेला छोटा सा निर्णय रहता है, लेकिन जैसे ही वह फैसला बार बार आदत के रूप में उभरने लगता है तो वह मजबूत होने लगता है। वह जड़ें जमाता है और शाखाएं निकलने लगती हैं। बुरी आदतों को खत्म करना ठीक अपने भीतर बबूल का एक तगड़ा वृक्ष उखाड़ने के समान है। अच्छी आदतों को बनाना ठीक हर दिन एक कोमल सुंदर फूल को उपजाने के समान है। सामान्य बुद्धि मानती है कि हम जीवन में जो भी अर्जित करना चाहते हैं, जैसे अच्छा शरीर, सफल कारोबार, आराम का जीवन और कम चिंताएं, ज़्यादा समय दोस्तों और परिवार के साथ बिताना, उसे प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम विशिष्ट और योग्य लक्ष्य निर्धारित करें। यदि आप बेहतर परिणाम चाहते हैं तो लक्ष्य तय करना भूल जाएं। इसके बजाय अपनी व्यवस्था पर ज़्यादा ध्यान दें। इसके मायने क्या हैं? क्या लक्ष्य बेकार की चीज़ है? बिल्कुल नहीं। लक्ष्य दिशा तय करते हैं, लेकिन व्यवस्था प्रगति करने के लिए सबसे उपयुक्त रहती है। समस्याएं तब बहुत सारी हो जाती हैं जब आप लक्ष्य के बारे में सोचने में ही बहुत समय बिता देते हैं और अपनी व्यवस्था को सुधारने में पर्याप्त समय नहीं देते हैं। जैसे छोटे छोटे अणुओं से कण बनते हैं, वैसे ही छोटी आदतों से उल्लेखनीय नतीजों का निर्माण होता है। आदतें हमारे जीवन में अणु जैसी होती हैं, हर एक मूल इकाई के रूप में होती हैं जो समग्र सुधार में सहयोग देती हैं। पहले ये छोटी आदतें ज़्यादा महत्व की नहीं लगती हैं, लेकिन जैसे ही ये एक के बाद एक बढ़ती जाती हैं तो ये बड़ी जीत का ईंधन बन जाती हैं। ऐसा क्यों होता है कि बुरी आदतों को बार बार करना आसान होता है और अच्छी आदतों को डालना मुश्किल होता है? व्यायाम, ध्यान, लिखना या खाना बनाना, ऐसी आदतें 1 या 2 दिन के लिए तो ठीक लगती हैं, लेकिन बाद में तकलीफ देह लगने लगती हैं। हालांकि एक बार आदतें पड़ जाएं तो वे आपके साथ हमेशा के लिए टिकी ही रहती हैं। आदतों को बदलना 2 कारणों से चुनौती भरा होता है। पहला, हम गलत चीज़ बदलने की कोशिश करते हैं, और दूसरा, हम गलत तरह से अपनी आदतों को बदलने की कोशिश करते हैं। सोचिए कि 2 लोग सिगरेट पीने का विरोध कर रहे हैं। जब सिगरेट उन्हें पेश की जाती है तो पहला व्यक्ति कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। यह सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन वह व्यक्ति अब भी यह मानता है कि वह सिगरेट पीने वाले लोगों में से है और कुछ अलग करने का प्रयास कर रहा है। वे उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी आदत इसी धारणा को लेकर चलने से बदल जाएगी। दूसरा व्यक्ति जिसे सिगरेट दी जाती है, वह कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं धूम्रपान नहीं करता। बहुत मामूली सा अंतर है, लेकिन यह कहना कि मैं सिगरेट नहीं पीता
उस व्यक्ति की पहचान में बदलाव की ओर संकेत दे रहा है। सिगरेट पीना उसकी पिछली जिंदगी का हिस्सा था, अब वह नहीं पीता है, इसीलिए उस व्यक्ति की पहचान धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के रूप में नहीं की जा सकती। वास्तविक रूप से व्यवहार का बदलना ही पहचान बदलना है। आप किसी प्रेरणा से ही आदत की शुरुआत करते हैं, लेकिन केवल एक ही कारण से आप उस आदत में बने रहते हैं, क्योंकि वह आपकी पहचान बन चुकी होती है। हर एक व्यक्ति खुद को जिम जाने या 1 या 2 बार सेहतमंद खाना खाने के लिए तैयार कर सकता है, लेकिन यदि आप व्यवहार के पीछे की धारणा को नहीं बदलते हैं तो लंबे समय तक इस पर चलते रहना कठिन होता है। सुधार तब तक अस्थायी रहते हैं जब तक कि वे उसका हिस्सा नहीं बन जाते जो आप हैं। लक्ष्य पुस्तक पढ़ने का नहीं, लक्ष्य पाठक बनने का है। लक्ष्य मैराथन में दौड़ने का नहीं, लक्ष्य धावक बनने का है। लक्ष्य वाद्य सीखने का नहीं, लक्ष्य संगीतकार बनने का है। आपका व्यवहार आपकी पहचान को प्रतिबिंबित करता है। आप जो करते हैं वह इस बात का संकेत है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। एक बार आपने समझ लिया कि आपको किस तरह का व्यक्ति बनना है तो आप छोटे छोटे कदम उठाने लगते हैं ताकि आपकी इच्छित पहचान सुदृढ़ हो सके। मेरी एक दोस्त है जिसने 100 पाउंड तक वजन कम किया है। उसने खुद से पूछा, एक स्वस्थ व्यक्ति क्या करता है? पूरे दिन वह इस सवाल को एक गाइड के रूप में प्रयोग में लाने लगी। क्या एक स्वस्थ व्यक्ति कैब लेगा या पैदल चलकर जाएगा? क्या एक स्वस्थ व्यक्ति बरीटो या सलाद ऑर्डर करेगा? उसने पाया कि यदि वह एक स्वस्थ व्यक्ति की तरह व्यवहार करती रही तो कुछ समय बाद वह उसी की तरह बन जाएगी। वह सही थी। आपकी आदतें मायने रखती हैं क्योंकि वे आपको ऐसा व्यक्ति बनने में मदद करती हैं जो आप बनना चाहते हैं। आदतें ऐसा मार्ग होती हैं जिनके माध्यम से आप अपने बारे में सबसे गहरी मान्यताओं को विकसित करते हैं। आप वही बनते हैं जो आपकी आदतें होती हैं। एडवर्ड थॉर्नडाइक नाम के एक मनोवैज्ञानिक ने 1898 में एक प्रयोग किया था जिसने आदतें बनने की प्रक्रिया और हमारे व्यवहार को निर्देशित करने वाले नियमों के बारे में हमारी समझ की आधारशिला रखी। एडवर्ड की रुचि पशुओं के व्यवहार के अध्ययन में थी और उन्होंने बिल्लियों पर परीक्षण शुरू किया था। पजल बॉक्स नाम के एक उपकरण में वे हर बिल्ली को डाल देते थे। बॉक्स इस तरह से तैयार किया गया था कि बिल्ली आसानी से एक दरवाजे से निकल जाए। इसके लिए बिल्ली को मामूली सा उपक्रम करना था, जैसे एक रस्सी का लूप खींचना था, एक लीवर दबाना या एक प्लेटफॉर्म पर चढ़ना था। उदाहरण के लिए बॉक्स में एक लीवर था जिसे दबाने पर वह बॉक्स का द्वार खोल देता था। एक बार दरवाजा खुल जाने पर बिल्ली बाहर निकलकर खाने के बर्तन की ओर भाग सकती थी। अधिकांश बिल्लियां बॉक्स में डालते ही भागने के बारे में सोचती थी। वे किनारों पर अपनी नाक डालती, पंजे से खुरसती या नोच कर खोलने का प्रयास करती। कुछ ही मिनटों के प्रयास के बाद सभी बिल्लियां उस जादुई लीवर को दबाने में कामयाब रहती और दरवाजा खोलकर भाग निकलती। एडवर्ड ने कई प्रयोगों में हर बिल्ली का व्यवहार जांचा। शुरुआत में सभी पशु बॉक्स में यहाँ वहाँ ऐसे ही निरुद्देश्य घूमते रहे, लेकिन जैसे ही लीवर दबा और दरवाजा खुला वैसे ही सीखने की प्रक्रिया शुरू हो गई। धीरे धीरे हर बिल्ली लीवर दबाने के एक्शन से जुड़ती चली गई क्योंकि उन्हें बॉक्स से बचकर भागने और खाना खाने का पुरस्कार मिल रहा था। यह व्यवहार 20 से 30 बार के ट्रायल में इतना आसान और उनकी आदत में आ गया कि वे कुछ ही सेकंड में भाग निकलती थी। उदाहरण के लिए एडवर्ड ने यह लिखा, 12वीं बिल्ली ने इसे करने के लिए इस तरह का समय लिया। स्टार्टिंग में 160 सेकेंड, फिर 30 सेकेंड, फिर 90 सेकेंड, फिर धीरे धीरे 12, 10, 14, 6, 7। पहले 3 ट्रायल्स में बिल्ली औसतन 1.5 मिनट में भाग पाई। अंतिम 3 ट्रायल्स में 6 सेकंड लगे। अभ्यास से हर बिल्ली ने कुछ कम गलतियां की और उनकी गतिविधियां तेज तथा ज़्यादा स्वचालित हो गईं। गलतियों को दोहराने की बजाय बिल्ली सीधे ही हल की तरफ जाने लगी। सभी मानवीय व्यवहारों के पीछे यही फीडबैक लूप होता है। प्रयास करना, विफल होना, सीखना, अलग अलग तरह से कोशिश करना। अभ्यास से व्यर्थ की गतिविधियां निकल जाती हैं और सार्थक प्रयास जोरदार तरीके से काम करने लगते हैं। आदत बनने की यही प्रक्रिया है। आदतें कैसे काम करती हैं उसका विज्ञान। 4 आसान कदमों में आदत बनने की प्रक्रिया को बांट सकते हैं। पहला है संकेत, दूसरा है ललक, तीसरा है रिस्पॉन्स और चौथा है पुरस्कार। इसे इन बुनियादी भागों में बांट देने से समझ में आ जाता है कि आदत क्या है, कैसे वह कार्य करती है और उसे सुधारे कैसे। ये 4 चरण ही हर आदत के मेरुदंड होते हैं और आपका दिमाग इन्हीं चरणों में इसी क्रम में हर समय काम करता है। पहले संकेत होता है, यह आपके मस्तिष्क को जागृत करता है ताकि वह एक व्यवहार करे। कुछ सूचनाओं के अंश होते हैं जो प्रतिफल का अनुमान दे देते हैं। हमारे पूर्वज
प्रागैतिहासिक अवधि से संकेतों पर ध्यान देते थे, जो उन्हें खाने, पानी और मैथुन की स्थिति का भान कराते थे। आज हम अपना अधिक से अधिक समय उन संकेतों को समझने में लगाते हैं, जो दूसरे स्तर के पुरस्कारों जैसे धन और प्रसिद्धि, शक्ति और हैसियत, प्रशंसा और स्वीकृति, प्रेम और मित्रता तथा निजी संतुष्टि का भान कराते हैं। आपका दिमाग सतत रूप से आपके भीतरी और बाहरी वातावरण का विश्लेषण करके यह संकेत देता है कि आपके लिए कुछ फायदा या पुरस्कार कहाँ है, क्योंकि संकेत इस बात का पहली बार भान कराता है कि आप पुरस्कार के नज़दीक हैं, जो स्वाभाविक रूप से ललक बढ़ाता है। ललक दूसरा चरण है और यह हर आदत के पीछे की प्रेरक शक्ति है। प्रेरणा या इच्छा के बिना अथवा बदलाव की किसी ललक के बिना काम करने का कोई कारण नहीं होता। जो भी ललक है वह आपकी आदत नहीं बल्कि स्थिति में बदलाव है, जो इसके फलस्वरूप होता है। आप में सिगरेट पीने की ललक नहीं बल्कि उसमें जो राहत मिलती है उसकी इच्छा आपको होती है। दांत साफ करने से आप प्रेरित नहीं होते बल्कि मुंह साफ होने के एहसास से होते हैं। आप टीवी चालू करना नहीं चाहते बल्कि आप मनोरंजन चाहते हैं। हर ललक इच्छा से संबंधित होती है, जो आपके भीतर की स्थिति को बदलना चाहती है। तीसरा कदम रिस्पॉन्स होता है। रिस्पॉन्स ही वास्तविक आदत होती है जो आप करते हैं, जो एक विचार या कार्य का स्वरूप ले सकती है। कोई रिस्पॉन्स मिलता भी है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने प्रेरित हैं और व्यवहार से कितना अवरोध जुड़ा है। यदि आप किसी खास काम में आपकी इच्छा से अधिक शारीरिक या मानसिक प्रयास करने होते हैं तो आप उसे नहीं करेंगे। आपकी क्षमता के आधार पर भी आपके रिस्पॉन्स तय होते हैं। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन आदत तभी बन सकती है जब आप उसे करने में समर्थ होते हैं। यदि आप बास्केटबॉल में बॉल फेंकने की इच्छा रखते हैं लेकिन आप पर्याप्त ऊंचा कूद नहीं सकते तो आपकी किस्मत खराब है। हर आदत का अंतिम लक्ष्य पुरस्कार होता है। संकेत पुरस्कार को देखते हैं, ललक पुरस्कार पाने की इच्छा को व्यक्त करती है। रिस्पॉन्स से तात्पर्य पुरस्कार हासिल करने से है। हम पुरस्कारों का पीछा इसलिए करते हैं क्योंकि इससे दो मकसद हासिल होते हैं। पहला, वे हमें संतुष्ट करते हैं और दूसरा, वे हमें शिक्षित करते हैं। पुरस्कारों का पहला उद्देश्य आपकी ललक को संतुष्ट करना होता है। पुरस्कारों के स्वयं अपने लाभ होते हैं। खाना और पानी आपको ऊर्जा देते हैं जो जीवित रहने के लिए जरूरी है। दूसरा, पुरस्कार हमें सिखाते हैं कि कौन सा काम भविष्य में भी याद रखा जाना है। आपका मस्तिष्क पुरस्कार को पहचान लेता है। जब आप जीवन को देखते हैं तो आपका तंत्रिका तंत्र सतत रूप से यह देखता है कि किस काम में आपकी इच्छा संतुष्ट हो रही है और प्रसन्नता मिल रही है। सुख और दुख के अनुभव फीडबैक तंत्र का हिस्सा है, जो अनुपयोगी के स्थान पर विभिन्न उपयोगी काम करने में आपके दिमाग की मदद करते हैं। जब भी आप अपने व्यवहार में परिवर्तन चाहें तो आप स्वयं से आसान सवाल पूछ सकते हैं। मैं इसे कैसे स्पष्ट बना सकता हूँ? मैं इसे कैसे आकर्षक बना सकता हूँ? मैं इसे कैसे आसान बना सकता हूँ? मैं इसे कैसे संतोषप्रद बना सकता हूँ? यदि आपने कभी सोचा हो कि मैं वह क्यों नहीं करता जो मैं कहता हूँ कि मैं करने जा रहा हूँ, मैं क्यों वजन कम नहीं कर पा रहा हूँ, या सिगरेट पीना बंद नहीं कर पा रहा हूँ, या सेवानिवृत्ति के लिए पैसा नहीं बचा पा रहा हूँ, या अलग से कोई कारोबार क्यों नहीं कर रहा हूँ, किसी चीज़ को मैं क्यों अहम कहता हूँ लेकिन मैं उसके लिए कभी समय नहीं निकाल पाता, तो इन सवालों के जवाब इन 4 नियमों में ही कहीं मिल सकते हैं। अच्छी आदतों को बनाने और खराब को खत्म करने की कुंजी इन मूलभूत नियमों को समझने और अपने अनुसार उनमें बदलाव करने में छिपी है। नई आदत शुरू करने का श्रेष्ठतम तरीका। बेहतर व्यायाम की आदत को बनाने के लिए 2001 में अनुसंधान करने वालों ने ग्रेट ब्रिटेन में 248 लोगों के वास्ते 2 हफ्ते का कार्यक्रम बनाया। अध्ययन में शामिल लोगों को 3 समूहों में बांट दिया गया। पहला समूह नियंत्रित था। उनसे सिर्फ ये कहा गया कि वे यह देखें कि वे कितनी बार व्यायाम करते हैं। दूसरा प्रेरक समूह था। उनसे कहा गया कि उन्हें केवल वर्कआउट को ही नहीं देखना है बल्कि व्यायाम के लाभों के बारे में भी पढ़ना है। अनुसंधानकर्ताओं ने इन्हें यह भी समझाया कि किस तरह से व्यायाम से दिल की बीमारी के जोखिम को कम कर सकते हैं और दिल की सेहत को सुधार सकते हैं। अंतिम तीसरे समूह के लिए वही प्रस्तुति रही जो दूसरे समूह के लिए थी। हालांकि उन्हें कहा गया कि वे एक प्लान के तहत बताएं कि कब और कहां अगले हफ्ते एक्सरसाइज की जाए। खास तौर पर तीसरे समूह के हर सदस्य ने इसके आगे का वाक्य पूरा कर दिया। अगले हफ्ते में कम से कम 20 मिनट का कठोर व्यायाम करूंगा। पहले और दूसरे समूह के करीब 35 से 38% लोगों ने हफ्ते में 1 दिन व्यायाम किया, लेकिन 91% लोग जो तीसरे समूह के थे उन्होंने हफ्ते में 1 दिन सामान्य से दोगुना व्यायाम किया। उन्होंने जो वाक्य लिखा उसको रिसर्चर
इम्प्लीमेंटेशन का इरादा कहते हैं, जो एक प्रकार से यह बता देता है कि कब क्या करना है और कहाँ करना है। इस प्रकार से आप किसी विशेष आदत को अमल में लाने की इच्छा रखते हैं। पंचलाइन साफ है, जो लोग विशेष रूप से यह योजना बना लेते हैं कि कब और कहाँ वे नई आदत के अनुसार काम करेंगे, तो उनके इसका पालन करने की अधिक संभावना रहती है। इन मूल बातों का पता लगाए बिना अनेक लोग अपनी आदतें बदलने की कोशिश करते हैं। हम खुद से ही कहते हैं मैं सेहतमंद भोजन करूंगा या मैं ज़्यादा लिखूंगा, लेकिन हम यह नहीं कहते कि कब और कहाँ पर ये आदतें साकार होंगी। हम इसे अवसर और उम्मीद के हवाले कर देते हैं कि हमें यह करने की याद रहेगी या फिर उचित समय आने पर आप प्रेरित अनुभव करेंगे। कई लोग सोचते हैं कि उनमें प्रेरणा की कमी है, जबकि उनमें वास्तव में स्पष्टता की कमी होती है। यह हमेशा स्पष्ट नहीं होता कि कब और कहाँ कार्रवाई की जानी चाहिए। कुछ लोग उचित समय की प्रतीक्षा में पूरा जीवन निकाल देते हैं ताकि वे कुछ सुधार कर सकें। एक बार जब इम्प्लीमेंटेशन का इरादा तय हो जाता है तो फिर प्रेरित होने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। उदाहरण के लिए, क्या मैं आज एक चैप्टर लिखूं या नहीं? क्या मैं आज सुबह या फिर दोपहर में खाने के बाद ध्यान करूं? जब काम का क्षण आता है तो फैसला लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप आसानी से पूर्व निर्धारित योजना का अनुसरण करते जाते हैं। यदि आप इस बात को लेकर निश्चित हैं कि आदत को कब से शुरू करें, तो किसी हफ्ते, माह या फिर वर्ष के पहले दिन ऐसा करने की कोशिश करें। इस बात की संभावना ज़्यादा रहती है कि लोग उस समय कदम उठाएं, क्योंकि उस समय आशा सामान्यतः ज़्यादा होती है। यदि हमें आशा है तो हमारे पास काम करने का कारण होता है। नई शुरुआत हमेशा प्रेरित करती है। इम्प्लीमेंटेशन के इरादों का एक अन्य लाभ भी होता है। आप क्या चाहते हैं और कैसे उसे हासिल करेंगे, इसके बारे में स्पष्ट होने से आपको उन चीज़ों को नहीं कहने में मदद मिलती है जो आपकी प्रगति को पटरी से उतार देती है, आपका ध्यान भंग करती हैं और आपको मार्ग से भटका देती हैं। कई बार हम छोटे से निवेदन को भी हाँ कह देते हैं क्योंकि हमें स्पष्ट नहीं होता है कि हमें करना क्या है। जब आपके सपने धुंधले रहते हैं तो पूरे दिन छोटे छोटे बहानों को तर्कसंगत मानना आसान हो जाता है और हम कभी भी सफलता के लिए जरूरी चीज़ों की ओर स्पष्ट नहीं हो पाते हैं। बोस्टन के जनरल हॉस्पिटल में प्राइमरी केयर फिजिशियन एनी थॉर्नडाइक के पास एक बहुत ही विचित्र आइडिया था। उनका मानना था कि वे हॉस्पिटल स्टाफ और वहां आने वाले हजारों लोगों की खाने की आदतें उनकी इच्छा शक्ति या प्रेरणा में बदलाव किए बिना सुधार सकती हैं। वास्तविकता तो यह थी कि उनकी उनमें से किसी से बात करने की योजना भी नहीं थी। एनी और उनके साथियों ने 6 माह के अध्ययन का प्रोग्राम बनाया। इसके तहत हॉस्पिटल के कैफेटेरिया में रखी जाने वाली खाने पीने की वस्तुओं का स्थान बदला जाना था। उस कमरे में ड्रिंक्स कैसे रखे जाएंगे, इससे उन्होंने इसकी शुरुआत की। शुरू से ही रेफ्रिजरेटर को कैश रजिस्टरों के पास रखा गया था जिनमें केवल सोडा भरा रहता था। रिसर्च करने वालों ने इसमें पानी को भी शामिल करने का विकल्प रखा। साथ ही उन्होंने पूरे कमरे में खाने की चीज़ों के साथ बोतल बंद पानी की अनेक बास्केट रख दी। पुराने रेफ्रिजरेटरों में हालांकि अभी भी सोडा प्राथमिकता से रखा था, लेकिन पानी अब हर स्थान पर उपलब्ध था। अगले 3 माह में यह देखने में आया कि अस्पताल में सोडा की बिक्री में 11.4% की कमी आ गई है, जबकि पानी की बोतलों की बिक्री 25.8% बढ़ गई है। उन्होंने इसी तरह की व्यवस्था खाने की चीज़ों में भी की और उन्होंने देखा कि वैसा ही परिवर्तन हुआ। वहाँ खाने वालों से किसी ने भी एक शब्द तक नहीं बोला था। वे स्वयं क्या हैं, केवल इस लिहाज से लोग चीज़ों का चयन नहीं करते हैं, बल्कि ये भी देखते हैं कि वे किस स्थान पर हैं, उसका भी चयन पर असर पड़ता है। जब मैं रसोई घर में जाता हूँ और मुझे टेबल पर कुकीज़ से भरी हुई प्लेट दिखती है तो मैं उसमें से करीब आधा दर्जन ले लेता हूँ और खाना शुरू कर देता हूँ, भले ही मैंने उन्हें हाथ में उठाने का सोचा भी नहीं हो। यह भी ज़रूरी नहीं है कि मुझे भूख लगी हो। यदि ऑफिस की सार्वजनिक टेबल पर हमेशा डोनट और बेगल्स रखे रहेंगे तो चलते फिरते बार बार कुछ नहीं खाना मुश्किल होगा। आपकी आदतों में बदलाव उस कक्ष की स्थिति पर निर्भर करता है जहां आप हैं और साथ ही आपको सामने क्या संकेत मिल रहे हैं। मानव का व्यवहार तय करने में माहौल की अदृश्य भूमिका रहती है। भले ही हमारे व्यक्तित्व अलग अलग हों, लेकिन कई व्यवहार किसी माहौल की किन्हीं परिस्थितियों में बार बार उभर जाते हैं। चर्च में लोग बहुत धीमे फुसफुसा कर बातें करते हैं। अंधेरी सड़क पर लोग सतर्क व सुरक्षित होकर चलते हैं। इस तरह से बदलाव का सबसे आम स्वरूप भीतरी नहीं बल्कि बाहरी होता है। हम अपने आसपास की दुनिया में बदल जाते हैं। मनोवैज्ञानिक कुर्ट लेविन ने 1936 में एक सरल समीकरण लिखा था जिससे एक दमदार कथन बनता है, एक माहौल में व्यक्ति का व्यवहार ही
व्यक्ति का कार्य होता है। लेविन के समीकरण को व्यवसाय में परखने में ज़्यादा समय नहीं लगा। अर्थशास्त्री हॉकिंस स्टर्न ने 1952 में एक असाधारण व्यवहार का उल्लेख किया। उन्होंने इसे सुझाव के आधार पर खरीद का नाम दिया। यह तब होता है जब कोई खरीदार किसी प्रोडक्ट को पहली बार देखता है और उसकी आवश्यकता के बारे में सोचता है। दूसरे शब्दों में, ग्राहक कभी कभार इसलिए उत्पाद नहीं खरीदता है कि उनकी इच्छा होती है, बल्कि इसलिए कि उसे बहुत अच्छे से ग्राहक के सामने पेश किया गया होता है। एग्जाम्पल के लिए, ज़मीन पर रखी हुई चीज़ों की बजाय आंखों के स्तर पर रखी जाने वाली चीज़ें अधिक खरीदी जाती हैं। इस कारण से आप देखेंगे कि जो महंगे ब्रांड हैं स्टोर की अलमारी में वहाँ रखे जाते हैं जहाँ पहुँच आसान हो, क्योंकि उनसे लाभ अधिक होता है, जबकि उनके सस्ते विकल्प वहाँ रखे जाते हैं जहाँ स्टोर में पहुँचना भी आसान नहीं होता है। लोगों को जब पता होता है कि वह चीज़ वहीं पर मिलेगी, तो वस्तु या उस सेवा के लिए लोग ज़्यादा प्रयास करते हैं। लोग बड लाइट पीते हैं क्योंकि यह हर बार में मिलता है, और स्टारबक्स इसलिए जाते हैं क्योंकि यह हर कोने में है। हम ऐसा सोचना पसंद करते हैं कि हम नियंत्रण में हैं। यदि हम सोडे के बजाय पानी को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, तो मान लेते हैं कि यह इसलिए क्योंकि हम ऐसा करना चाहते हैं। हालांकि सच यह है कि ऐसे कई कार्य प्रतिदिन जो किए जा रहे हैं वे उद्देश्यपूर्ण या पसंद के नहीं होते हैं। दुनिया की अनुभूति करने और उसको समझने का हर जीव का अपना अलग तरीका होता है। गिद्ध लंबी दूरी तक देखने की दृष्टि रखता है। सांप अपनी बहुत अधिक संवेदनशील जीभ से हवा का स्वाद चखकर सूंघ सकता है। शार्क मामूली विद्युत तरंग या किसी पास की मछली की सरसराहट को पकड़ लेती है। यहाँ तक कि बैक्टीरिया में बहुत छोटी छोटी सेंसर वाली कोशिकाएं होती हैं जो उन्हें पर्यावरण में शामिल दूषित रसायन को पहचानने में मदद मिलती है। मनुष्यों में अनुभूति सेंसर वाले नर्वस सिस्टम से निर्देशित होती है। हम दुनिया की अनुभूति देखकर, सुनकर, सूंघकर, स्पर्श करके या स्वाद लेकर करते हैं, लेकिन हमारे पास उद्दीपनों की अनुभूति करने के अन्य तरीके भी होते हैं। इनमें से कुछ सचेत होते हैं लेकिन ज़्यादातर अचेतन होते हैं। उदाहरण के लिए, जब तूफान के पहले तापमान में गिरावट आती है, या जब पेट दर्द के कारण आंतों में मरोड़ उठती है, या चट्टान पर पैदल चलने के दौरान आप संतुलन खोते हैं, तो आप इसे समझ सकते हैं। आपके शरीर के रिसेप्टर्स व्यापक रूप से आंतरिक उद्दीपनों को ग्रहण कर लेते हैं, जैसे आपके रक्त में नमक की मात्रा या प्यास लगने पर पानी पीने की ज़रूरत। मानवीय संवेदी क्षमताओं में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली आंखें होती हैं। मानव शरीर में 110 लाख संवेदी रिसेप्टर्स होते हैं। इनमें से लगभग 100 लाख आंखों के लिए होते हैं। कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि मस्तिष्क के आधे संसाधन देखने में प्रयोग में आते हैं। हम अपने संसाधनों में दूसरों की तुलना में आंखों पर अधिक निर्भर रहते हैं। इसे आश्चर्यजनक रूप से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आंखों से जो संकेत मिलते हैं वे हमारे व्यवहार के सबसे बड़े उत्प्रेरक रहते हैं। इसी कारण से आप मामूली सा भी बदलाव देखते हैं तो आपके व्यवहार में अंतर आ जाता है। इसके चलते आप सोच सकते हैं कि उत्पादक संकेतों से भरे हुए वातावरण में रहना और काम करना महत्वपूर्ण रहता है, तथा वातावरण अनुत्पादक संकेतों से मुक्त होना चाहिए। इस संदर्भ में एक अच्छी खबर है, आपको अपने आसपास के माहौल का शिकार नहीं होना होगा, आप इसकी रचना करने वाले भी हो सकते हैं। अमेरिका में कनेक्टिकट के सांसद रॉबर्ट स्टील और इलिनॉय के सांसद मॉर्गन मर्फी ने अमेरिका की जनता को 1971 में अपनी उस खोज से चौंका दिया जिसका संबंध वियतनाम में पिछले 16 वर्ष से चल रहे युद्ध से था। वे सेना के पास दौरा करने गए थे तो उन्होंने देखा कि 15% अमेरिकी सैनिक हीरोइन के आदी हो चुके थे। बाद की खोज में पता चला कि 35% सैनिकों ने इसका प्रयास किया था, जिनमें 20% को इसकी लत लग चुकी थी। आरंभ में जितना सोचा था, समस्या उससे ज़्यादा गंभीर हो गई थी। इस खोज ने वाशिंगटन में घबराहट भरी गतिविधियों को बढ़ा दिया। स्पेशल एक्शन ऑफिस ऑफ ड्रग एब्यूज प्रिवेंस का गठन तत्कालीन राष्ट्रपति निक्सन के अधीन किया गया था। इसमें घर वापस आने वाले सैनिकों का पुनर्वास कर उन्हें नशा करने से रोका जाता था। इसके अलावा उन पर नज़र भी रखी जाती थी। इस खोज में ली रॉबिन्स भी प्रभारी थे। एक निष्कर्ष ने लत की मान्य धारणाओं को पूरी तरह पलट कर रख दिया। उन्होंने देखा कि हीरोइन की लत के शिकार सैनिक जब घर वापस आए तो सिर्फ 5% ही 1 वर्ष में फिर आदी हुए और मात्र 12% 3 वर्ष में फिर पुरानी स्थिति में पहुंचे। दूसरे शब्दों में 10 में से करीब 9 ने रातों रात वियतनाम की इस खराब आदत को छोड़ दिया। इस निष्कर्ष ने पहले से चली आ रही इस मान्यता को समाप्त कर दिया कि हीरोइन का नशा स्थायी होता है और स्थिति बदली नहीं जा सकती।
इसकी बजाय ली रॉबिन्स ने बताया कि हम लत को पूरी तरह छोड़ सकते हैं यदि माहौल में एकदम परिवर्तन कर दिया जाए। वियतनाम में सैनिक पूरे दिन उन संकेतों से घिरे रहते थे जो हेरोइन के इस्तेमाल को बढ़ावा देते थे। इसे प्राप्त करना आसान था। वे लगातार लड़ाई के तनाव में थे और ऐसे में उनकी मित्रता उन सैनिकों से हो गई जो पहले से ही इस नशे को ले रहे थे और वे घर से हजारों मील दूर थे। एक बार सैनिक अमेरिका लौट जाता था तो वह खुद को उस वातावरण से अलग पाता था जहां वह आदत से लिप्त हो जाता था। जब संदर्भ में अंतर आया तो आदत सुधर गई। इस स्थिति की तुलना नशे के आदी किसी व्यक्ति से करके देखें। कोई घर में इसका आदी होता है तो कोई दोस्तों में। वे इससे दूर होने के लिए क्लिनिक भी जाते हैं जहां सारा वातावरण उन्हें आदत छोड़ने के लिए तैयार कर देता है। लेकिन जब लौटते हैं तो फिर पड़ोस के लोग उन्हें इस आदत के संकेत देते हैं और वे फिर उसमें उलझ जाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि आप आमतौर पर वियतनाम के पीड़ितों के अध्ययन के उलट ही परिणाम देखते हैं। देखने में आया है कि नशे के 90% आदी ठीक होने के बाद फिर इसमें उलझ जाते हैं। वियतनाम का अध्ययन कई पुरानी सांस्कृतिक धारणाओं को तोड़ चुका था जो बुरी आदतों से संबंधित थी, क्योंकि इसने इस बात को चुनौती दी कि सेहत के लिए हानिकारक व्यवहार दरअसल परंपरागत रूप से नैतिक कमजोरी से जुड़ा होता है। यदि आपका वजन अधिक है या आप सिगरेट पीते हैं या नशा करते हैं तो आपको जीवन भर बोला जाता है कि आप में आत्मनियंत्रण का अभाव है। यहाँ तक कहा जाता है कि आप खराब व्यक्ति हैं। मामूली अनुशासन आपकी सभी समस्याओं को हल कर देगा। यह विचार हमारी संस्कृति में गहराई तक पैठ रखता है। हाल ही एक शोध में कुछ और ही बताया गया। वैज्ञानिकों ने जब जबरदस्त आत्मनियंत्रण में रहने वाले व्यक्तियों का विश्लेषण किया तो पाया कि वे सभी उन लोगों से अधिक अलग नहीं हैं जो आत्मनियंत्रण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसकी बजाय अनुशासित लोग अपने जीवन का ताना बाना इस तरह फिर रचने में बेहतर होते हैं जिसमें किसी नायक वाली इच्छा शक्ति और आत्मनियंत्रण की जरूरत नहीं रहती है। दूसरे शब्दों में वे लुभावनी परिस्थितियों में कम ही उलझते हैं। आत्मनियंत्रण को सबसे अच्छे तरीके से वे ही कर पाते हैं जो उसे कम से कम उपयोग में लेते हैं। आत्मनियंत्रण के अभ्यास को करना तब आसान होता है जब इसका ज़्यादा उपयोग नहीं किया गया हो। इसीलिए यह बिल्कुल ठीक है कि आग्रह, आचरण और इच्छा शक्ति सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, लेकिन इन विशेषताओं को बेहतर ढंग से सुधार लेने के तरीके अधिक अनुशासित व्यक्ति बनकर नहीं किए जा सकते, बल्कि एक अनुशासित वातावरण बनाने से ऐसा होता है। सहज ज्ञान के विपरीत जाने का विचार भी ज़्यादा सार्थक होता है। बस आपको एक बार यह समझना होता है कि क्या होता है जब दिमाग में कोई आदत स्थान बना लेती है। एक आदत जो मस्तिष्क में आकार ले चुकी है वह अनुकूल परिस्थितियों में काम करने के लिए तत्पर हो जाती है। टेक्सास के ऑस्टेन की थेरेपिस्ट पैटी ऑलवेल ने सिगरेट पीनी शुरू की। वे एक दोस्त के साथ घुड़सवारी करते हुए अक्सर सिगरेट सुलगा लेती थी। धीरे धीरे उन्होंने सिगरेट पीना छोड़ दिया और कई वर्ष तक नहीं पी। उन्होंने घुड़सवारी भी छोड़ दी। दशकों बाद वे फिर घोड़े पर बैठी तो उन्हें सिगरेट पीने की इच्छा इतने दिनों से पहली बार हुई। उसके संकेत अभी भी भीतर मौजूद थे। उन्होंने लंबे समय से सिर्फ उनका सामना नहीं किया था। एक बार आदत आकार ले लेती है तो जब भी वातावरण में संकेत फिर से मिलने लगते हैं तो उन्हें करने की तीव्र इच्छा होती है। यह भी एक कारण है कि व्यवहार बदलने की तकनीक उल्टी पड़ सकती है। मोटे लोगों के समक्ष वजन कम करने का प्रेजेंटेशन देकर उन्हें शर्मिंदा करने से वे तनाव में आ जाते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि वे फिर से तनाव से निपटने की पूरी पसंदीदा रणनीति पर आ जाते हैं। अधिक खाने लग जाते हैं। फेफड़ों के धब्बेदार फोटो सिगरेट पीने वालों को दिखाने से उनमें बेचैनी अधिक हो जाती है, जिससे वे फिर से एक सिगरेट ले लेते हैं। यदि आप संकेत के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं तो आप फिर से वही व्यवहार कर जाते हैं जिसे आप रोकना चाहते हैं। खराब आदतें अपने आप में उत्प्रेरक रहती हैं। प्रक्रिया अपने आप को ही तैयार करती जाती है। जब भी आप उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं वे प्रोत्साहित हो जाती हैं। आपको खराब लगता है इसीलिए आप जंक फूड खाते हैं, क्योंकि आप जंक फूड खाते हैं इसीलिए आपको खराब लगता है। टेलीविज़न देखने से आपको सुस्ती आने लगती है इसीलिए आप ज़्यादा टेलीविज़न देखते हैं। क्योंकि आप में कुछ सुस्ती आने लगती है इसीलिए आप ज़्यादा टेलीविज़न देखते हैं। क्योंकि आप में कुछ कर पाने की ऊर्जा नहीं रहती, अपनी सेहत की चिंता करते हुए आपको बेचैनी हो जाती है, जिसके कारण आप सिगरेट पीते हैं ताकि बेचैनी कम की जा सके, जिससे आपका स्वास्थ्य खराब होता चला जाता है और जल्द ही आप ज़्यादा बेचैनी महसूस करने लगते हैं। शोधकर्ताओं ने इस प्रवृत्ति को संकेत प्रेरित इच्छा बताया है। बाहर से कोई भी लक्षण खराब आदत को दोहराने की इच्छा जगा सकता है। एक बार आप कुछ देखना शुरू कर देते हैं तो आपकी इच्छा इसे ज़्यादा देखने की होने लगती है। यह प्रक्रिया हर समय चलती रहती है,
अक्सर हमको यह समझ में नहीं आती है। वैज्ञानिकों ने पाया कि कोकीन की आदत वाले लोगों को 33 मिली सेकेंड इस नशे का चित्र दिखाया जाता है तो उनके मस्तिष्क में पुरस्कार का मार्ग प्रेरित हो जाता है, जो फिर से इच्छा जगा देता है। मस्तिष्क के लिए यह गति इतनी तेज से होती है कि जिसकी आदत है वह आपको यह भी नहीं कह सकता कि उसने क्या देखा, लेकिन उसकी इच्छा फिर से जग जाती है। यहाँ एक पंचलाइन है, आप आदत को रोक सकते हैं लेकिन आपके लिए उन्हें भूल जाना संभव नहीं रहता। एक बार दिमाग में आदत ने स्थान बना लिया तो इसे पूरी तरह से समाप्त करना मुश्किल हो जाता है, भले ही लंबे समय तक आपने उसे नहीं किया हो। इसका अर्थ है कि झुकाव को रोकना एक अप्रभावी रणनीति है। बाधाओं से भरे जीवन में जेन के जैसा व्यवहार बनाए रखना मुश्किल है। इसमें बहुत सामर्थ्य की आवश्यकता होती है। संक्षेप में कहें तो आपको झुकाव को रोकने के लिए उसकी विरोधी भीतरी ताकत का प्रयोग करना होगा। लंबे समय में हम एक वातावरण में रहने वाला उत्पाद बन जाएंगे। स्पष्ट रूप से मैंने किसी को भी अभी तक नकारात्मक वातावरण में लगातार सकारात्मक आदतों के साथ रहते हुए नहीं देखा। सबसे उचित उपाय, खराब आदत को स्रोत पर ही रोक दिया जाए। खराब आदत को समाप्त करने का सबसे व्यवहारिक तरीका यह है कि वे संकेत ही सामने नहीं आए जिसके कारण आदत बन रही है। यदि आप कोई काम होता नहीं देख रहे हैं तो अपना फ़ोन कुछ समय के लिए दूसरे कक्ष में रख दीजिए। यदि आप लगातार इस तरह से महसूस कर रहे हैं कि आप कुछ नहीं हैं तो सोशल मीडिया अकाउंट को देखना बंद कर दें, जो आप में ईर्ष्या और द्वेष लाता है। यदि आप टीवी देखने में अधिक समय खराब कर रहे हैं तो बेडरूम से टीवी को हटा दीजिए। ये अभ्यास व्यवहार में बदलाव के पहले नियम के उलट हैं। इसे स्पष्ट बनाने की बजाय आप इसे अदृश्य कर देते हैं। मैं भी अक्सर चकित हो जाता हूँ कि ये सरल परिवर्तन कितने प्रभावी रहते हैं। एक संकेत को हटा दें और समूची आदत खत्म हो जाएगी। आत्मनियंत्रण दीर्घावधि नहीं, अल्पावधि रणनीति है। आप अपने झुकाव या आकर्षक को 1 या 2 बार रोक सकते हैं, लेकिन हर बार इच्छा शक्ति इच्छा पर हावी नहीं हो सकती। जब भी सही चीज करना चाहते हैं तो इच्छा शक्ति को नए सिरे से चुनने की बजाय अपनी ऊर्जा अपने वातावरण को सुधारने में लगाएं। यह आत्मनियंत्रण का राज है। अपनी अच्छी आदतों के संकेत स्पष्ट रखें और खराब आदतों के संकेत को अदृश्य ही रखें। आदतों को प्रबल कैसे बनाएं? डच वैज्ञानिक निको टिनबर्गन ने 1940 के दशक में एक के बाद एक अनेक प्रयोग किए। इन प्रयोगों ने इस बात को लेकर हमारी समझ में क्रांतिकारी बदलाव ला दिया कि आखिर क्या हमें प्रेरित करता है। वे उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले स्लेटी और सफ़ेद रंग के पक्षी मुर्गाबी पर शोध कर रहे थे। उत्तरी अमेरिका में ये पक्षी समुद्र किनारे उड़ते देखे जा सकते हैं। उन्हें अपने काम के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इन वयस्क पक्षियों की चोंच पर लाल बिंदी रहती है और टिनबर्गर ने देखा कि जब नए बच्चे होते हैं और उन्हें भूख लगती है तो वे अपनी माँ की चोंच की इस लाल बिंदी पर चोंच मारते हैं। एक प्रयोग के लिए उन्होंने छद्म रूप से गत्ते की चोंच बना ली और बिना शरीर का सिर भी उस पर लगाया। जब बड़े पक्षी दूर उड़ जाते थे तब वे घोंसले में जाते और यह नकली चोंच उन बच्चों के सामने रख देते थे। यह तो स्पष्ट था कि वे चोंचें नकली थी और उन्होंने अनुमान लगाया कि बच्चे उन्हें सिरे से नकार देंगे। हालांकि जब इन बच्चों ने कार्डबोर्ड की चोंच पर लाल बिंदी देखी तो उन्होंने चोंच मारना शुरू कर दिया जैसे वह उनकी माँ की चोंच हो। इससे स्पष्ट हो चुका था कि वे लाल बिंदी को प्राथमिकता देते हैं, जैसे कि उन्हें जन्म से पहले आनुवांशिक रूप से ही इसकी शिक्षा मिल चुकी हो। टिनबर्गर ने यह भी देखा कि लाल बिंदी जितनी बड़ी होती थी ये बच्चे उतनी तेजी से उस पर चोंच मारते थे। अंततः उन्होंने एक ऐसी चोंच बनवाई जिस पर 3 बड़ी लाल बिंदियां थीं। जब उन्होंने इसे घोंसले के ऊपर रखा तो पक्षियों के बच्चे खुशी के मारे दीवाने हो गए। वे लाल बिंदियों पर ऐसे चोंच मारने लगे जैसे इतनी बड़ी चोंच उन्होंने कभी देखी नहीं हो। वैज्ञानिक और उनके सहयोगियों ने पाया कि यही व्यवहार अन्य जानवरों में भी होता है। उदाहरण के लिए जमीन में बने घोंसले में रहने वाले पक्षी हैं ग्रेलेग गूज यानी बतख। जब माँ इस घोंसले के आसपास घूमती है तब कभी कभी उसका एक अंडा घोंसले से लुढ़क कर बाहर घास पर आ जाता है। जब भी ऐसा होता है माँ डगमगाते हुए उस अंडे के पास आ जाती है और उसे अपनी चोंच की मदद से धकेल कर घोंसले में रख देती है। टिनबर्गर ने पाया कि जब भी कोई गोलाकार आकृति की चीज उसके पास आएगी तो वह चोंच से धकेल कर उसे घोंसले में डाल देगी। भले ही वह बिलियर्ड की बॉल हो या बल्ब, जितना बड़ा गोलाकार सामान होगा उस बतख का रिस्पॉन्स भी वैसा ही होगा। एक बतख ने तो वॉलीबॉल पर बैठकर उसे भी नियंत्रण में लेकर घोंसले में डालने का प्रयास कर लिया। जिस तरह से उस पक्षी के बच्चे
लाल बिंदी पर चोंच मार रहे थे। उसी प्रकार से यह बतख हर गोलाकार चीज को घोंसले में ले जाने की कोशिश कर रही थी। वह एक स्वाभाविक नियम का पालन कर रही थी। जब भी गोलाकार वस्तु देखूंगी उसे घोंसले में डाल दूंगी। जितना भी बड़ा गोला हो उसके लिए मैं भरकस प्रयास करूंगी। यह इस तरह है जैसे हर जानवर का दिमाग व्यवहार के लिए पहले से कुछ नियमों से भरा होता है, और जब अति संयोक्ति हो जाती है तो यह नियम एकदम क्रिसमस ट्री की तरह उभर जाता है। वैज्ञानिक इन अति संयोक्ति वाले संकेतों को अलौकिक उद्दीपन कहते हैं। अलौकिक उद्दीपन यथार्थ का चरम रूप होता है। जिस तरह से लाल बिंदी वाली चोंच या फिर वॉलीबॉल के आकार का अंडा, यह सामान्य से अधिक जोरदार रिस्पॉन्स देता है। मानव भी यथार्थ के चरम स्वरूप को छू लेने के प्रति उन्मुख होते हैं। उदाहरण के लिए जंक फूड हमारे पुरस्कार तंत्र को सनक की ओर ले जाता है। हजारों वर्ष जंगल में खाने की तलाश में भटके मानव के मस्तिष्क में नमक, शक्कर और फैट के लिए सबसे ज्यादा स्थान है। भले ही यह खाना कैलोरी से भरपूर होता है, और जब हमारे पूर्वज जंगल में भटकते थे तब यह नहीं के बराबर था। जब आपको पता नहीं होता है कि अगला भोजन कब मिलने वाला है तो आप जितना हो सके उतना खा लेते हैं। जीवन बनाए रखने के लिए यह अच्छी रणनीति मानी जाती है। आज हालांकि हम कैलोरी से भरे वातावरण में रह रहे हैं, खाना प्रचुर मात्रा में है, लेकिन हमारा दिमाग लगातार उसे प्राप्त करने के लिए मचलता रहता है, मानो उसकी कमी हो। ज़्यादा नमक, शक्कर और फैट का हमारे शरीर को कोई लाभ नहीं है, लेकिन इसकी ललक हमें वह करने पर विवश करती है, क्योंकि दिमाग के रिवॉर्ड सेंटर पिछले 50,000 वर्षों में बदले नहीं हैं। फूड साइंस का प्राथमिक लक्ष्य ऐसे उत्पाद बनाना होता है जो उपभोक्ताओं के लिए आकर्षक हो। बैग, बॉक्स या जार में जो भी फूड मिल रहा है उसे एडिशनल फ्लेवर से ज़्यादा स्वादिष्ट बनाया गया है। कंपनियां लाखों डॉलर केवल इसलिए खर्च कर रही हैं ताकि आलू के चिप्स में ऐसा कुरकुरापन मिले या फिर सोडा में इतनी सनसनाहट मिले कि वह लोगों के संतोष की सीमा को स्पर्श कर जाए। सभी विभाग इसमें लगे हैं कि किसी तरह से उत्पादक आपके मुंह में जाकर एक फील ले आए। ऐसी क्वालिटी को ओरो सेंसेशन कहते हैं। उदाहरण के लिए फ्रेंच फ्राइज में इसका अच्छा तालमेल है। बाहर से गोल्डन ब्राउन और क्रंची और अंदर से हल्का और मुलायम। प्रसंस्करण से बने कुछ खाद्य पदार्थ हमारे इस स्फूर्त विरोधाभास को उभारते हैं। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें सेंसेशन का संयोजन होता है, जैसे क्रंची और क्रीमी का संयोजन। कल्पना कीजिए पिज्जा की कुलकरी परत के ऊपर पिघला हुआ चीज़ या ओरियो कुकी का क्रंच जो भीतर बीचों बीच मुलायम होता है। नेचुरल अनप्रोसेस्ड फूड के साथ आप इसी तरह की सनसनी अनुभव करना चाहते हैं। और केल, एक प्रकार की गोभी के 17वें कोर का स्वाद कैसा होगा? कुछ ही मिनटों में आपका दिमाग इसमें रुचि खो देगा और आपको पेट भरा लगने लगता है। लेकिन जो फूड इस स्फूर्त विरोधाभास को बहुत अधिक ध्यान में रखकर बनाए गए होते हैं वे आपका अनुभव अनोखा बना रहे होते हैं। इसे आप जितना खाते जाते हैं रुचि बढ़ने लगती है और आपको ज़्यादा खाने को प्रोत्साहित करती है। स्टीफन गायनट एक न्यूरो साइंटिस्ट हैं। वे आहार, व्यवहार और मोटापे के विशेषज्ञ हैं। वे कहते हैं हमारी स्वयं की कमजोरियों का फायदा उठाने में हम बहुत निपुण हो गए हैं। अपने आसपास देखिए, हमारे पूर्वज जो दुनिया हमें देकर गए थे उससे बहुत ऊपर और आकर्षक दुनिया हमारा समाज बन चुका है। स्टोर्स में पुतले अतिरंजित तरीके से बनाए जाते हैं। उनके कूल्हे स्तन आकर्षक इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वस्त्रों को बेचा जा सके। सोशल मीडिया पर लाइक्स और प्रशंसा कुछ ही मिनटों में मिल जाती है, भले ही ऑफिस या घर में हमें नहीं मिलती हो। ऑनलाइन अश्लील सामग्री उत्तेजक दृश्य वाली होती है जिसका वास्तविक जीवन में अनुकरण असंभव रहता है। विज्ञापन बहुत ज़्यादा लाइट, प्रोफेशनल मेकअप और फोटोशॉप से एडिट करके बनाए जाते हैं, भले ही वो मॉडल वैसी नहीं दिख रही हो जैसी स्क्रीन पर दिखती है। यही असाधारण प्रोत्साहन या उत्तेजना हमारे आधुनिक विश्व की है। वे उन विशेषताओं को अति पर दिखाते हैं जो प्राकृतिक रूप से हमारे लिए आकर्षक होती हैं। इसी कारण से हमारी प्रकृति दीवानेपन की हद तक चली जाती है, जो शॉपिंग, सोशल मीडिया, अश्लील साइट्स देखने, खाने आदि की अतिरंजित आदतों और कई अन्य बातों की ओर हमें धकेल देती है। यदि इतिहास एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करे तो भविष्य के अवसर आज की तुलना में अधिक आकर्षक होंगे। प्रवृत्ति ऐसी है कि पुरस्कार और ज़्यादा केंद्रित होंगे तथा उद्दीपन और ज़्यादा मोहक बन जाएंगे। जंक फूड प्राकृतिक खाद्य पदार्थों की तुलना में कैलोरी का अधिक गाढ़ा रूप है। बियर की तुलना में हार्ड शराब अल्कोहल का अधिक केंद्रित रूप है। बियर की तुलना में हार्ड शराब अल्कोहल का अधिक केंद्रित रूप है।
जंक फूड में प्राकृतिक आहार की बजाय अनेक प्रकार की कैलोरीज डाली जाती हैं। बोर्ड गेम्स की बजाय वीडियो गेम्स अधिक केंद्रित करने वाले रहते हैं। प्रकृति से तुलना करते हुए देखें तो सुख की इच्छा से भरे इन अनुभवों को रोक पाना मुश्किल हो जाता है। हमारे पास हमारे पूर्वजों का दिमाग है, लेकिन झुकावों या आकर्षणों का उन्हें कभी सामना नहीं करना पड़ा था। यदि आप उन अवसरों को बढ़ाना चाहते हैं जिसमें एक व्यवहार घटित हो, तो आपको इसे आकर्षक बनाने की आवश्यकता है। दूसरे नियम की चर्चा के दौरान हमारा लक्ष्य यह सीखना है कि हमारी आदतों को कैसे प्रबल बनाया जाए। हर आदत को एक अलौकिक उद्दीपन में बदलना संभव नहीं है, लेकिन हम किसी भी आदत को और अधिक मोहक बना सकते हैं। ऐसा करने के लिए हमें यह समझना चाहिए कि ललक क्या है और यह कैसे काम करती है। इसकी शुरुआत हम जैविक छाप की जांच से करते हैं। हर आदत में डोपामाइन प्रवाह होता है। ललक के सटीक क्षण का वैज्ञानिक उस न्यूरोट्रांसमीटर से मापकर पता कर सकते हैं जिसे डोपामाइन कहते हैं। डोपामाइन का महत्व 1954 में तब समझ में आया जब न्यूरो साइंटिस्ट जेम्स ओल्ड और पीटर मिलर ने एक प्रयोग से यह पता लगाया कि ललक और इच्छा के पीछे की न्यूरोलॉजिकल प्रक्रिया क्या होती है। चूहों के दिमाग में इलेक्ट्रोड्स लगाए गए। रिसर्च करने वालों ने उनका डोपामाइन प्रवाह रोक दिया। वैज्ञानिक तब चकित रह गए कि ऐसा करने से उनके जीने की इच्छा भी समाप्त हो गई। वे खा नहीं सकते, उन्होंने मैथुन नहीं किया, उनको कुछ भी करने की इच्छा नहीं रही। कुछ ही दिन में वे प्यास के कारण चल बसे। इसके बाद के अध्ययन में अन्य वैज्ञानिकों ने उनके दिमाग में डोपामाइन प्रवाहित करने वाला हिस्सा कुछ कम किया, लेकिन इस बार उनके मुंह में शक्कर के ड्रॉप्स डाले गए। इन चूहों के चेहरे सुख से चमक उठे क्योंकि वह स्वादिष्ट वस्तु उन्हें भा गई। भले ही उनका डोपामाइन रोक दिया था, उन्हें शक्कर उतनी ही पसंद आई जितनी पहले आती थी, लेकिन वे और नहीं चाहते थे। सुख का अनुभव डोपामाइन के बिना भी जस का तस ही रहा, लेकिन इच्छा समाप्त हो चुकी थी और इच्छा के बिना गतिविधि थम गई। अन्य शोधकर्ताओं ने डोपामाइन रोकने की प्रक्रिया को उलट दिया। उन्होंने दिमाग के पुरस्कार तंत्र को डोपामाइन से भर दिया, तो जानवरों ने आदतों को खतरनाक गति से पूरा किया। एक अध्ययन में तो चूहों को हर बार एक बॉक्स में रखी किसी चीज से जोरदार डोपामाइन मिला। कुछ ही मिनटों में चूहों में इच्छा इतनी तेजी से बढ़ी कि उन्होंने 1 घंटे में उस बॉक्स में 800 बार नाक डालने का प्रयास किया। आदतें डोपामाइन से प्रेरित फीडबैक लूप हैं। हर व्यवहार जो आदत को जोरदार बनाता है, जैसे जंक फूड खाना, वीडियो गेम्स खेलना, नशा करना, सोशल मीडिया ब्राउज करना आदि का संबंध डोपामाइन के उच्च स्तर से होता है। हमारी मूल आदतों के व्यवहार के बारे में भी यही कहा जा सकता है, जैसे भोजन करना, पानी पीना, मैथुन करना और सामाजिक रूप से संबंध रखना। वर्षों तक वैज्ञानिक यही मानते रहे हैं कि डोपामाइन सुख देने वाला होता है, लेकिन अब हम जान गए हैं कि यह प्रेरित करने, सीखने या याद करने, दंड देने और इच्छित गतिविधि की न्यूरोलॉजिकल प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाता है। जब आदतों की बात आती है तो मनुष्य तथ्य यह है, डोपामाइन न केवल तब स्रावित होता है जब आप आनंद का अनुभव करते हैं, बल्कि तब भी होता है जब आप इसकी आशा करते हैं। जुआ खेलने के आदी व्यक्तियों में दांव लगाने से पहले डोपामाइन बढ़ता है, न कि जीतने के बाद। कोकीन के नशेड़ी को पाउडर देखने पर डोपामाइन का उछाल मिलता है, न कि इसे लेने के बाद। जब भी आपको लगता है कि किसी अवसर से फायदा होगा, आपका डोपामाइन पहले से ही प्रभावित होने लगता है। जब भी डोपामाइन बढ़ता है, आपकी प्रेरक शक्ति बढ़ने लगती है। कोई फायदा या पुरस्कार मिलने की आकांक्षा हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, न कि फायदा या पुरस्कार की प्राप्ति। दिलचस्प बात यह है कि पुरस्कार प्राप्त करते समय मस्तिष्क में सक्रिय होने वाली पुरस्कार प्रणाली वैसी है जो आशा करते समय सक्रिय होती है। यह एक कारण है कि एक अनुभव की प्रत्याशा अक्सर इसे प्राप्त करने से बेहतर होती है। एक बच्चे के रूप में क्रिसमस की सुबह के बारे में सोचना उपहार खोलने से बेहतर हो सकता है। एक वयस्क के रूप में आगामी छुट्टियों के बारे में सपने देखना वास्तव में छुट्टियों पर होने से अधिक सुखद हो सकता है। वैज्ञानिक इसे चाहने और पसंद करने के बीच के अंतर के रूप में संदर्भित करते हैं। दिमाग में अनेक न्यूरल सर्किट होते हैं जो पसंद करने की बजाय पुरस्कार की इच्छा रखते हैं। इच्छा करने वाले केंद्र दिमाग में बड़े पैमाने पर हैं। ब्रेन स्टेम, न्यूक्लियस एक्कुम्बन्स, वेंट्रल टेगमेंटल, डोर्सल स्ट्रिएटम, एमिगडाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के हिस्से। तुलनात्मक रूप से दिमाग में पसंद आने के केंद्र बहुत कम हैं। उन्हें अक्सर हेडोनिक हॉट स्पॉट कहा जाता है
और ये पूरे दिमाग में छोटे द्वीपों की तरह फैले हैं। उदाहरण के लिए शोध करने वालों ने पाया कि न्यूक्लियस एक्यूम्बन्स का 100% तब सक्रिय होता है जब किसी चीज़ की इच्छा होती है। इसी बीच इसमें पसंद आने के दौरान 10% की सक्रियता रहती है। रोनन बर्नी आयरलैंड के डबलिंग में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के छात्र हैं। नेटफ्लिक्स देखने में उन्हें सुख मिलता है, लेकिन वह यह भी जानते हैं कि वे जितनी एक्सरसाइज करते हैं उससे अधिक करनी चाहिए। ऐसे में अपनी इंजीनियरिंग की क्षमता को उन्होंने प्रयोग में लिया। अपनी खड़ी हुई साइकिल को लैपटॉप और टीवी से जोड़ दिया। इसके पश्चात उन्होंने एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया जिससे यह तय हो गया कि नेटफ्लिक्स केवल तभी चलेगा जब एक निश्चित गति पर साइकिल चलेगी। जैसे ही वे इसे धीमा करेंगे, जो भी शो वह देख रहे होंगे वह तब तक अटक जाएगा जब तक वे पुनः पैडल मारना शुरू नहीं करेंगे। वह ऐसे फैन हैं जो मोटापा तो कम कर ही रहे हैं, नेटफ्लिक्स के लगाव को भी कम नहीं कर रहे हैं और एक ही समय में दोनों कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही वह प्रलोभन बंडलिंग रणनीति का इस्तेमाल भी कर रहे हैं ताकि एक्सरसाइज करने की आदत को ज़्यादा आकर्षक बना सके। प्रलोभन बंडलिंग रणनीति तब काम करती है जब आपके इच्छित कार्य को उस कार्य से जोड़ दिया जाता है जिसे करने की ज़रूरत आपको होती है। हमने इस अध्याय को अलौकिक उद्दीपनों पर चर्चा करके शुरू किया था, जो वास्तविकता के उन्नत संस्करण हैं। ये कार्यवाही करने की हमारी इच्छा बढ़ाते हैं। प्रलोभन बंडलिंग किसी भी आदत का उन्नत संस्करण बनाने का एक तरीका है जिसे आप पहले से ही करना चाहते हैं। कोई भी अप्रतिरोध यानी अनिवार्य आदत बनाना कठिन काम है, लेकिन यह सरल रणनीति हो सकती है। किसी भी आदत को अधिक आकर्षक बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, अन्यथा ऐसा नहीं होगा। तो व्यवहार में बदलाव का दूसरा नियम है, इसे आकर्षक बनाएं। जितना आकर्षक अवसर होगा उतना अधिक इसकी आदत बनती जाएगी। आदतें डोपामाइन से चलने वाली फीडबैक लूप हैं। जब डोपामाइन बढ़ता है तो हमारी प्रेरक शक्ति बढ़ती है। यह पुरस्कार की प्रत्याशा है, उसकी पूर्ति नहीं, जो हमें कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करती है। जितनी अधिक प्रत्याशा होगी, डोपामाइन का उछाल उतना ही अधिक होगा। प्रलोभन बंडलिंग आदतों को ज़्यादा आकर्षक बनाने का एक उपाय है। जो आप करना चाहते हैं उसे आप अपनी आवश्यकता से जोड़ दें, यही रणनीति है। तो ये बुक समरी यहीं पे ख़त्म होती है। आपको ये बुक समरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।